अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पहले चैप्टर सेल बायोलॉजी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको जोनाथन सिंगर और गॉर्ड निकलसन ने 1972 में इंट्रोड्यूस किया था। अब सेल मेम्ब्रेन है क्या? अगर हम लोग एक एनिमल सेल उठाए तो इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं है। अगर हम लोग एक प्लांट सेल को उठाए उसको देखें तो इसका जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको हम लोग कहते हैं सेल वाल। सेल वाल के बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन। एंड इन प्लांट इट इज़ बीनीथ द सेल वाल, जबकि प्लांट में सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन आता है। फिर हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है, इट इज़ अ लिविंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि अगर सेल मेम्ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए या कोई हिस्सा इसका ज़ख्मी हो जाए तो ये दोबारा इसको खुद ब खुद रीजनरेट कर सकता है, यानी कि दोबारा इसको रिप्रोड्यूस कर सकता है या उस ज़ख्मी या डैमेज हिस्से को दोबारा खुद ब खुद ये सही कर सकता है। फिर हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो हैव द सेम मेम्ब्रेन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द, गोल्जी बॉडी के इर्द गिर्द और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इर्द गिर्द भी इसी तरह से एक मेम्ब्रेन होता है जैसा कि सेल के इर्द गिर्द होता है, लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन में थोड़ी बहुत फ़र्क आ सकती है। फिर हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बना हुआ है। इसमें सबसे जो ज़्यादा तादाद में है वो प्रोटीन है हमारे पास, जो कि 60 से लेके 80% तक प्रोटीन होता है, और लिपिड जो कि 20 से लेके 40% तक लिपिड होता है। लिपिड में कौन कौन से लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों लिपिड की टाइप्स है। फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी होता है सेल मेम्ब्रेन में, जो कि 2 से लेके 10% तक होता है। फिर सेल मेम्ब्रेन को जब पहली दफ़ा पेश किया जा रहा था तो इसके बारे में 2 मॉडल आए। एक मॉडल को हम लोग कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको रॉबर्टसन ने पेश किया गया था। इस मॉडल के मुताबिक इस मॉडल में बताया गया था कि प्रोटीन 3 लेयर से बना हुआ, सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर से बना हुआ है। 2 प्रोटीन लेयर है उसमें और 1 लिपिड लेयर है। इस मॉडल को बाद में जाके इसको रिजेक्ट किया गया था। फिर इसके बाद दूसरा मॉडल आया जो कि आज भी एक्सेप्टेबल है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक इस मॉडल में बताया गया था कि सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर से बना हुआ है, 2 लिपिड लेयर है और 1 प्रोटीन लेयर है। बिल्कुल वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अपोजिट है ये। उसमें बताया गया था कि 2 प्रोटीन लेयर है, यानी कि साइडों पर 2 प्रोटीन लेयर है और दरमियान में 1 लिपिड लेयर है उस मॉडल के मुताबिक। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक 2 लिपिड लेयर है और दरमियान में 1 प्रोटीन लेयर है। ये मॉडल आज भी एक्सेप्टेबल है। इसको 1972 में गॉर्ड निकलसन और जोनाथन सिंगर ने पेश किया गया था। तो हम लोग देखते हैं, ऐसा ओवरव्यू देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये इस सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सरफेस, यानी कि ये सेल से जो बाहर वाला हिस्सा है ये वो हिस्सा है, और ये जो सेल के अंदर वाला हिस्सा है यानी कि साइटोप्लाज्म की जानिब है, यानी कि इंटरनल मेम्ब्रेन सरफेस जो साइटोप्लाज्म की तरफ ही ये वो वाला हिस्सा है। अब हम लोग ऐसा ही देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पर क्या क्या चीज़ें मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन पर कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन पर ग्लाइकोलिपिड भी मौजूद होता है। ये हम लोग आगे देखते हैं कि ग्लाइकोलिपिड है क्या। और सेल मेम्ब्रेन पर ग्लाइकोप्रोटीन भी मौजूद होता है। हम लोग आगे देखते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन है क्या। फिर हमारे पास आता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ होता है। फिर इसका एक टाइप से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि ये भी लिपिड है ये भी लिपिड है। जब 2 लेयर की बात आती है तो हम लोग इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है। फिर हमारे पास आता है इंटीग्रल प्रोटीन। अब इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो सारे साइटोप्लाज्म मतलब सारे सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ बाहर की तरफ गया हो, ऐसे
प्रोटीन को हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। फिर हमारे पास एक किस्म के और प्रोटीन आते हैं जिसको हम लोग सरफेस प्रोटीन कहते हैं, या जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि वो प्रोटीन जो सरफेस पर पड़े होते हैं उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या सरफेस प्रोटीन कहते हैं। फिर इसके अपोजिट इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि वो प्रोटीन जो अंदर दंसे हुए हो, यानी कि अंदर एम्बेडेड हो, ऐसे प्रोटीन को हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन। फिर हमारे पास आता है प्रोटीन चैनल, यानी कि वो चैनल जो प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो चीज़ों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने में मदद देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर होता है कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर मौजूद होता है। अब हम लोगों ने बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। अगर हम लोग एक फॉस्फोलिपिड उठाए और उसको हम लोग देखें तो ये एक फॉस्फोलिपिड है, हम लोगों ने उठाया। अभी हम लोग ये देखते हैं, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, 2 टेल है इसका, और ये इसका हेड है। इसके हेड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक, यानी कि इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये पानी को अट्रैक्ट करने में दिलचस्पी रखता है। और इसके जो टेल है, जो 2 टेल है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि ये पानी को हमेशा रिपल करता है, अपने नज़दीक आने नहीं देता है ये पानी को। इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करने में दिलचस्पी रखते हैं। और इसके जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर को रिपल करने में दिलचस्पी रखते हैं। अभी हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि हम लोगों ने ऊपर जो चीज़ें देखी थी, हम लोग 1 बाय 1 उसको अभी देखते हैं। हम लोगों ने देखा था इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन जो कि सरफेस पर पड़े होते हैं, जिसको हम लोग सरफेस प्रोटीन भी कहते हैं। फिर हमारे पास आता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि वो प्रोटीन जो एम्बेडेड थे, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर दंसे हुए थे, उसको हम लोग एम्बेडेड, मतलब उसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि वो प्रोटीन जो अंदर दंसे हुए थे या एम्बेडेड प्रोटीन थे। फिर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट भी देखा। फिर हम लोगों ने एक और चीज़ देखा, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल जाते हैं तो एक किस्म का मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल जाते हैं तो इसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसी तरह से जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिल जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का मतलब है लिपिड, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिल जाते हैं तो ये बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट का सेल मेम्ब्रेन में क्या रोल है, हम लोग इसकी रोल को देखते हैं, रोल को पढ़ते हैं कि इसका क्या रोल है, इसका क्या किरदार है सेल मेम्ब्रेन पर। तो हम लोग ये देखते हैं कि प्रोवाइड रिसेप्टर साइट फॉर हार्मोन एंड नर्व इम्पल्स। ये सेल की सरफेस पर पड़े हुए होते हैं। जब हार्मोन आता है या नर्व इम्पल्स आता है तो ये डिसाइड करते हैं कि अभी इसको अंदर जाने देंगे, सेल के अंदर जाने देंगे या नहीं देंगे। ये डिसीजन किसने करनी है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ने। फिर ये एक और काम करता है कि रिकग्निशन ऑफ एंटीजन, यानी कि ये एंटीजन को भी मालूम करने में मदद देते हैं, क्योंकि एंटीजन जो कि एक सेल की सरफेस पर पड़े हुए होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं, इसीलिए ये एंटीजन के रिकग्निशन में भी ये मदद देते हैं। एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस, यानी कि ये इसका एक और किरदार भी है कि बाहर से जो चीज़ें अंदर आती है उसको हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये उसमें भी मतलब उसकी जिम्मेवार भी है, या वो काम भी ये सरंजाम देते हैं कि जो चीज़ अंदर आने देंगी सेल के अंदर नहीं आने देंगे, वो सारा काम ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सरंजाम देते हैं। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड द सेल सरफेस मार्कर, इसलिए इसको सेल सरफेस मार्कर भी कहते हैं। ये इसके 2-3 और काम भी है, यानी कि सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, 2 सेल के दरमियान जो रब्ता कायम करना है ये भी इन्होंने कायम करना है, और स्टिकिंग, एक सेल का दूसरे सेल के साथ चिपक जाना, ये भी इसने सरंजाम देना है। अभी हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है, वो हम लोग इसको डायरेक्ट मतलब जल्दी पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो क्या है, ये एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि जो चीज़ें सेल के अंदर आते हैं
ये सेल के बाहर जाते हैं, ये सारा किसने कंट्रोल करना है? ये सारा सेल मेम्ब्रेन ने कंट्रोल करना है कि जिन चीज़ों को अंदर आने देंगे, जिन चीज़ों को नहीं अंदर आने देंगे, जो सेल के लिए फ़ायदेमंद हो वो अंदर आने देंगे, जो सेल के लिए नुकसानदेह वो अंदर आने नहीं देंगे। ये सारा काम किसने कंट्रोल करना है? सेल मेम्ब्रेन ने। फिर हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जिन चीज़ों को अंदर आने देंगे वो तो अंदर मतलब जिन चीज़ों को अंदर आने देंगे, जिनको नहीं आने देंगे, ये सारा प्रोसेस किसने रेगुलेट करना है? वो सेल मेम्ब्रेन ने। यानी कि सेल मेम्ब्रेन ये फैसला करेगा कि जो चीज़ें अंदर आने देंगे उसको छोड़ेंगे, जो चीज़ें अंदर नहीं होनी चाहिए उसको अंदर नहीं आने देंगे। फिर इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को अंदर आने देना, कुछ चीज़ों को अंदर आने ना देना, इस प्रोसेस को हम लोग परमिएबल सेमी परमिएबल, यानी कि ये बिल्कुल परमिएबल नहीं है कि सारी चीज़ों को अंदर आने देंगे। जो सेल के लिए नुकसानदेह है वो उन चीज़ों को अंदर आने नहीं देंगे। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मतलब एक ख़ास चीज़ों के लिए ये सेलेक्ट किया गया है कि ये चीज़ें सेल के अंदर जाएंगे और बाकी चीज़ें जो सेल के लिए हार्मफुल है वो अंदर नहीं जाएंगे। इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन पर या सेल मेम्ब्रेन की वजह से एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सेल को ज़रूरत होती है लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा सकती है, तो उन चीज़ों को सेल के अंदर जाने के लिए हमें एनर्जी दरकार होती है। वो एनर्जी यूज़ करके चीज़ों को बाहर से सेल के अंदर ले आना, ऐसे प्रोसेस को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी कि ये अगर हम लोग समझिए सेल के अंदर जिन मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है, जो कम इलाके से ज़्यादा इलाके की तरफ आने देंगे चीज़ों को, और इस दौरान हम लोग एक एनर्जी यूज़ करते हैं जिसको हम लोग एटीपी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि जब मॉलिक्यूल कम इलाके से ज़्यादा इलाके की तरफ जाएंगे, एटीपी या एनर्जी ओपन और क्लोज द प्रोटीन चैनल। ये एनर्जी किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि ये प्रोटीन जो चैनल थे हम लोगों ने जो पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन पर जो चैनल मौजूद थे उसको बंद और खुलने में जो मदद देते हैं, या जो बंद और खुला कर देने वाला काम है वो एटीपी करता है। एटीपी इसको खुलता है तो चीज़ें अंदर आएंगी, एटीपी इसको बंद करता है तो चीज़ें अंदर आने नहीं देंगे। फिर हमारे पास आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस है। जब ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर पड़े हो और एक इलाके में मतलब ज़्यादा चीज़ें पड़े हो, एक इलाके में कम, यानी कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि जब चीज़ें मूव करेंगे उन इलाके से जहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा होते हैं और उन इलाके की जानब जहाँ पर ये चीज़ें कम होती है, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। यानी कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में फिर दो प्रोसेस आता है हमारे पास। डिफ्यूजन में नहीं बल्कि दो अलग प्रोसेस है हमारे पास। एक को हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस, एक को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब ये है कि जो चीज़ें बाहर से अंदर यानी कि सेल के अंदर आते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस जो चीज़ें सेल के अंदर होते हैं और वो सेल से बाहर जाएंगे, इसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि जो बाहर चीज़ें होती हैं वो सेल के अंदर आते हैं, इसको हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे कि ये चीज़ों का बाहर से अंदर आना, इसको हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि इट इन्वॉल्व्स द अपटेक ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि ये जब चीज़ें बाहर से आते हैं या ये चीज़ें लेते हैं फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, यानी कि जब चीज़ें आउटर इन्वायरमेंट से अंदर की तरफ आते हैं या आने देता है, इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। फिर इसके बाद आता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जब चीज़ें अंदर से बाहर जाएंगी, इसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन का मतलब है निकालना। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन, ये
निकालने का काम करता है ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द सेल। जब सेल से फालतू चीज़ों को निकालना है तो ये इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जैसा कि न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रोसेस है, ये उसका एग्जांपल है। और इंडोसाइटोसिस का जो एग्जांपल है वो है फेगोसाइटोसिस। तो यहाँ तक था हमारा सेल मेम्ब्रेन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।